Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एंड वेलकम। इस चैनल में जिसमें बेसिक्स का ग्रामर शुरू हुआ था और कहानी ऑब्जेक्ट तक पहुंच चुकी थी, मैं चाहता तो सारा एक ही वीडियो में बना देता, जो 1 2 3 घंटे 4 घंटे की वीडियोज हो जाती, लेकिन आप खुश नहीं होते, आप ऊब जाते। इसलिए मैंने थोड़े थोड़े पार्ट में बांटना शुरू कर दिया और कहानी मज़ेदार बनती गई। तो पिछली कहानी अपनी हुई थी ऑब्जेक्ट की। किसकी हुई थी? ऑब्जेक्ट की। अब ऑब्जेक्ट को ही हम लोग आगे बढ़ाते हैं और जरा सा ऑब्जेक्ट के बारे में जानते हैं और भी बहुत मज़ेदार किस्से। देखिए, ऑब्जेक्ट बेटा दो चीज़ों का होता है। एक ऑब्जेक्ट होता है वर्ब का और एक ऑब्जेक्ट होता है प्रेपोजिशन का। प्रीपोजिशन ना हो राजा, प्रेपोजिशन। किसका होता है? प्रेपोजिशन। ये दो चीज़ों का ऑब्जेक्ट होता है। एक बोलो किसका? वर्ब का। दूसरा किसका होता है? प्रेपोजिशन का। तो इसमें हमें याद क्या रखना है कि जो जनरली वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा उसका पैसिव बनता है और जो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव में नहीं जाता है। ये बेसिक चीज़ें याद रखना। ऑब्जेक्ट कितने चीज़ों का होता है? दो। एक वर्ब का, दूसरा किसका? प्रेपोजिशन का। आप बोलोगे गुरुजी कुछ एग्जाम्पल हो जाए। चलो कुछ एग्जाम्पल करते हैं। जैसे अगर मैंने लिखा कि आई ईट एन एप्पल, मैंने लिखा मैं एक सेब खाता हूं, तो ये जो ऑब्जेक्ट है, मैं क्या खाता हूं? ऑब्जेक्ट किस चीज़ का? ये वर्ब का। ये ऑब्जेक्ट किसका है? वर्ब का। तो ये पक्का सेंटेंस आप पैसिव में चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर मैंने लिखा आई ईट विद अ स्पून, मैं एक चम्मच से खाता हूं, तो ये जो ऑब्जेक्ट बना, ये ऑब्जेक्ट इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना और आप इसको पैसिव में नहीं ले जा सकते हो। यानी कि ऑब्जेक्ट दो चीज़ों का, किसका? वर्ब का, जो पैसिव बन सकता है, दूसरा प्रेपोजिशन का, जिसका पैसिव नहीं बनता है। बट ये मैं जनरली बात करता हूँ, आम तौर पे ऐसा ही होता है। अब जिस दिन हम लोग एक्टिव और पैसिव वॉइस पढ़ेंगे उसमें और मज़ेदार किस्से आएंगे। कभी कभी बिना ऑब्जेक्ट का भी पैसिव बनता है, कभी कभी ऑब्जेक्ट होते हुए भी पैसिव नहीं बनता है, तो वो कभी कभी पैसिव वॉइस में पढ़ेंगे। यहाँ बस इतना कॉन्सेप्ट हमें मोटा मोटी याद रखना है। ऑब्जेक्ट की और का जानकारी को हम लोग बढ़ाते हैं। अब जैसे देखो ये तो जो भी ऑब्जेक्ट आ रहा है वर्ब का, वो सिंगल ऑब्जेक्ट है। एक ही ऑब्जेक्ट है। कितना आ रहा है बोलो बाबू? सिंगल। लेकिन कभी कभी होता ये है कि ऑब्जेक्ट जो है ना वो दो हो जाता है। एक नहीं, कितना होता है? दो। तो उस समय क्या? अगर मैंने लिखा जैसे ही चलो लिखते हैं, जैसे ही गेव मी अ पेन, ठीक है, या ही टोल्ड मी अ स्टोरी। तो मैंने सेंटेंस लिखे, जरा गौर फरमा। ही गेव, ये तो सब्जेक्ट है, ये पूरा का पूरा प्रेडिकेट है, ये सब्जेक्ट है, ये बीच वाला वर्ब है। क्लियर है? ही गेव, उसने दिया। क्या दिया? एक पेन। एक ऑब्जेक्ट। उसने एक पेन किसे दिया? मुझे। दूसरा ऑब्जेक्ट। यानी कि इसमें ऑब्जेक्ट की संख्या कितनी हो गई? दो हो गई। इसमें भी वही कहानी है। उसने क्या सुनाया? तो एक कहानी। उसने कहानी किसे सुनाया? तो मुझे। इसमें भी ऑब्जेक्ट की संख्या कितनी हो गई? बोलो जरा। दो हो गई। अब ये दो ऑब्जेक्ट है तो नाम भी तो अलग अलग होगा। कि बोलेंगे ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, एंगे ना हो बउआ, एंगे ना, ऐसे नहीं बोलेंगे। क्या होता है देखो, इस वाले ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं, इस वाले ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इस वाले को बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या बोला मैंने? इनडायरेक्ट और क्या? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब कुछ महाशय लोग हैं वो पढ़ाते हैं, पता है क्या, कि इनडायरेक्ट माने मानव और डायरेक्ट माने आदि मानव ना, डायरेक्ट माने वस्तु। पता नहीं कहाँ से उन्होंने इतना अच्छा ज्ञान लिया है। डाउट है भाई, डाउट है। क्यों डाउट है? अब जरा ध्यान देना। अगर मैं ऐसे लिखूं, जरा खूब ध्यान से देखना, अगर मैं लिखूं ही
gave a pen to me। तो अब उनको क्या होगा, जिनको समझ नहीं आता है वो बोलेंगे सर हई हो गया इनडायरेक्ट, ई हो गया सर जी डायरेक्ट। आए कंफ्यूज हो जाएगा, सर अभी तो आप बोले थे डायरेक्ट, इनडायरेक्ट माने मानव, डायरेक्ट माने वस्तु, यहाँ तो गलती हो गया। तो बेटा ये कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है, ऐसा मानव आदि मानव मत पढ़ो। क्या पढ़ो, समझो कौन डायरेक्ट होगा कौन इनडायरेक्ट होगा चंदन सर के साथ में, कंसेप्ट तब मजेदार होगा। देखो जरा सा कहानी समझो पहले, ठीक है ना। तो मानव आदि मानव कभी मत पढ़ो। अरे यार हिंदी ग्रामर is a different thing while English grammar is also a different thing, but if you try to just combine both Hindi and English together तो महापाप आप कर दोगे। इंग्लिश ग्रामर अलग है, हिंदी ग्रामर अलग है। अब जरा समझो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में लफड़ा क्या होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और क्या बोलो बेटा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, जरा समझना खूब अच्छे से। देखो अगर अभी मैंने जो सेंटेंस लिखा था कि ही गेव मी अ बुक, अब देखो डायरेक्ट का मतलब क्या होता है। डायरेक्ट मतलब क्या कि आप करने वाले हैं और जिस पे कर रहे हैं वो सामने है। मतलब अगर मुझे रोहन को मारना है, अगर मैंने उसे ही मार दिया तो ये डायरेक्ट हुआ। अगर तुमको सुपारी दिया और तुम जाके ठोक दिया ये इनडायरेक्ट हुआ। यानी कि अगर आपने एक्शन किया और उसका रिसीवर तुरंत मिल गया और सेंटेंस कंप्लीट हो गया तो वो डायरेक्ट होगा। बोलो क्या, वो डायरेक्ट होगा। लेकिन अगर आपने एक्शन किया और रिसीवर भी है लेकिन सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा है तो वो इनडायरेक्ट हो गया। मतलब उसको कुछ ना कुछ चाहिए तभी सेंटेंस क्लियर हो पाएगा। समझ रहे कहानी? नहीं तो जरा समझो। ही गेव मी अ बुक, खूब प्यार से समझना, इसको ढक दो, पढ़ो जरा। बोलो ही गेव मी, उसने मुझे दिया। उसने दिया मुझे, सेंटेंस क्लियर हो गया क्या है जी? उसने मुझे दिया, क्या दिया ये तो पता नहीं ना है। तो यानी कि अगर इस वाले ऑब्जेक्ट भाई को ढक देंगे तो ये ऑब्जेक्ट होते हुए भी सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट किया नहीं किया तो ये कहलाएगा इनडायरेक्ट। क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट। अब इसको जरा ढको। ही गेव अ बुक, उसने क्या दिया? किताब दिया। तो यानी कि जिसका डायरेक्ट असर पड़ा और सेंटेंस कंप्लीट हो गया वो कहलाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। तो मानव आदि मानव, मानव वस्तु पढ़ेगा क्या? सजीव निर्जीव ना, छोड़ दो, वो नर्सरी के बच्चों को पढ़ने दो। तुम ऐसे समझो कि अगर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में तुमको फासला जानना है तो ऑब्जेक्ट को ढक दो और फिर देखो कमाल, पता लग जाएगा कौन डायरेक्ट और किन डायरेक्ट। और याद रखो जो अभी मैंने लिखा था, ही गेव अ बुक टू मी, उसने मुझे किताब दिया। तो उसने क्या दिया? क्लियर हो गया। तो ये अभी भी डायरेक्ट है। किसे दिया? मुझे। तो ये बाद में आ रहा है ना, तो ये इनडायरेक्ट है। यानी कि वी कैन चेंज द पोजीशन ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाय पुटिंग अ प्रीपोजिशन दैट मे बी टू और फॉर। दोनों में से किसी का इस्तेमाल करके हम लोग डायरेक्ट को इधर और इनडायरेक्ट को इधर लिख सकते हैं। बोलो ऑब्जेक्ट क्लियर हुआ भाई? तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? रिसीवर ऑफ द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट दो चीजों का हो सकता है, वर्ब का या प्रेपोजिशन का। वर्ब वाला जाएगा पैसिव में और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट पैसिव में नहीं जाता है। ऑब्जेक्ट अगर दो होगा तो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होगा जो एक्शन का इफेक्ट डायरेक्ट लेगा और इनडायरेक्ट वो होगा जो इफेक्ट तो लेगा परंतु सेंटेंस का सेंस क्लियर नहीं कर पाएगा। क्लियर होगा? और याद रखना ऑब्जेक्ट भी वही चीज हो सकता है, या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा या फिर नाउन फ्रेज होगा या फिर नाउन के इक्विवेलेंट कोई वर्ड होगा। मतलब जो चीज सब्जेक्ट हो सकता है उसी कैटेगरी का वर्ड ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो आई होप अब मुझे नहीं लगता है कि अब हमारे प्यारे विद्यार्थियों को और एससी इंग्लिश क्लासेस के सारे सदस्य को कभी भी ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट ढूंढने में
कष्ट होगा। क्लियर हो गया। अब आओ कहानी को आगे पढ़ाते हैं। कॉम्प्लीमेंट बड़ी तगड़ी चीज है, मैं देख रहा था एक जगह वीडियो, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट को बड़े हल्के में लोग पढ़ा देते हैं, पता नहीं वो क्या कहानी, हमको समझ में नहीं आता है, बस बोल देते हैं। अब देखो जी, जैसे हमने लिखा कॉम्प्लीमेंट और एक वर्ड और हमने लिखा कॉम्प्लीमेंट, दोनों में बस फासला ई का है और आई का है, और मेरे बच्चे कंफ्यूज यही करते हैं। जरा सोचिए तो दोनों में कौन सा अभी हमें पढ़ना है और कौन सा नहीं पढ़ना है, जरा सोचिए। कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट, सोच लिए। ये जो कॉम्प्लीमेंट है ना बेटा, इसका मतलब ये है, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। ये कॉम्प्लीमेंट है, आप बड़े मस्त है, आप जबरदस्त है, शानदार है, स्मार्ट है, ब्यूटीफुल है, हैंडसम है, लंबे हैं, छोटे हैं, नाटे हैं, बेस्ट प्लेयर है, ये कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट जो होता है, अगर इसको डिक्शनरी में जा करके ढूंढेंगे मतलब, तो मतलब बताएगा दैट completes the meaning of a sentence, जो एक सेंटेंस के अर्थ को पूरा करता है वो कॉम्प्लीमेंट होता है। और इसको अगर हिंदी में ढूंढेंगे तो इसका मतलब आता है पूरक। पूरक कुछ को समझ में नहीं आता है और हम कहते हैं पूर्ण करने वाला। मैंने क्या बोला? पूर्ण करने वाला। तो कॉम्प्लीमेंट शब्द या शब्दों का समूह जो सेंटेंस के अर्थ को पूर्ण कर दे वो कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। कोई दिक्कत, कष्ट, तकलीफ ऐसे मत समझो। अब आ जाओ एससी फॉर्म में। एससी इंग्लिश क्लासेस क्या कहता है कि शब्द या शब्दों का समूह जो सब्जेक्ट के बारे में ज्यादा बता दे, किसके बारे में? सब्जेक्ट के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन दे दे या ऑब्जेक्ट के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन दे दे, वो कॉम्प्लीमेंट है। जैसे मैं बोलूंगा यू आर अ डॉक्टर, आप क्या हैं? एक डॉक्टर। याद करो पिछली वीडियो में मैंने कहा था ही इज ए डॉक्टर। ए डॉक्टर ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या है? वो कॉम्प्लीमेंट है। तो यू आर अ डॉक्टर, मैं जानता हूं कि आप एक लड़का हैं, जानते हैं, शक हो तो आप समझो, लेकिन आप एक डॉक्टर है ये तो मैं नहीं जानता था, तो ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। कोई दिक्कत? मैंने उसे गधा बोला, आई कॉल्ड हिम एन आस, आई कॉल्ड हिम, मेरे को कोई फर्क नहीं है, लेकिन उसको मैंने क्या बोल दिया? गधा बोल दिया तो वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। यानी कि वो सेंटेंस का पार्ट जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, मोर इंफॉर्मेशन देता है, वो कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? बोलो कॉम्प्लीमेंट। तो आप कहेंगे डेफिनेशन लिख दो, तो गधे हो, इतना नहीं समझे तो अब क्या समझोगे? तो क्या बोलेंगे कि द पार्ट ऑफ अ sentence that completes the meaning or gives information about the subject or the object। लो जी, हमने पूरा रामायण लिख दिया कि जो सेंटेंस का पार्ट कंप्लीट्स करता है मीनिंग को या फिर वो इंफॉर्मेशन देता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में, वो कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। अब देखो, अगर सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे दिया तो कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अगर ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे दिया तो कहलाएगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यानी कि ध्यान से देखो बच्चों, कॉम्प्लीमेंट ध्यान से आ गया, दो प्रकार का हो सकता है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब जरा एग्जाम्पल से समझो बेटा इस कहानी को। अगर मैंने लिखा कि ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर, तो ये एक कॉम्प्लीमेंट हो गया। लेकिन ये किसके बारे में बता रहा है? ही के बारे में। तो ये क्या कहलाएगा? बोलो जरा। कॉम्प्लीमेंट तो है लेकिन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है। फिर मैंने बोला कि वी कॉल्ड हिम अ फूल, मैंने उन्हें बुलाया, हम लोगों ने उसे बुलाया क्या कह के? एक गधा कह के। तो ये मेरे बारे में कुछ नहीं बता रहा है लेकिन हिम के बारे में बता रहा है। तो ये तो कॉम्प्लीमेंट हुआ लेकिन ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हुआ, और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होने के लिए एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है।
यानी कि अगर डायरेक्ट वर्ब के बाद कंप्लीमेंट आ गया तो सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, और एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद कंप्लीमेंट आ रहा है तो बोलो ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। अब दोनों को थोड़ा सा अलग कर करके समझते हैं, लेकिन एक चीज याद रखना, कंप्लीमेंट एक नाउन हो सकता है, एक प्रोनाउन हो सकता है और एक एडजेक्टिव हो सकता है। आजकल तो एडवर्ब को भी कहीं कहीं कंप्लीमेंट कहा जाता है, बट मोटा मोटी 99% केसेस में ये एडजेक्टिव ही कंप्लीमेंट हो सकता है, या नाउन, या फिर क्या हो सकता है, प्रोनाउन। जैसे मैंने कहा यू आर गुड, तुम अच्छे हो, तो गुड तो यहाँ पे एक एडजेक्टिव है ना जी, तो ये किसके बारे में बता रहा है, यू के बारे में, तो ये कहलाएगा सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। अब जरा सा दोनों के बारे में समझते हैं कि सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होने के लिए क्या चाहिए और ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट होने के लिए क्या चाहिए। चलो जी, बोलो जी, समझ में आ रहा है? तो कंप्लीमेंट क्या है, जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में बता दे, ज्यादा बता दे, वही क्या कहलाएगा, कंप्लीमेंट। ठीक है, चलो, तो कॉम्प्लीमेंट्स एक एससी इंग्लिश क्लासेस हैं, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, और एक होता है, बोलो क्या, अब मैंने पहले लिख दिया कि थोड़ा सा टाइम बच जाए इसको समझाने में, नहीं तो ये वीडियो भी चला जाता लंबा, ठीक है ना। तो कॉम्प्लीमेंट्स जो है क्या क्या हो सकता है, बोलो, एक नाउन हो सकता है, एक प्रोनाउन हो सकता है, या फिर एक एडजेक्टिव हो सकता है, ठीक है ना, ये कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट क्या करता है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन देता है। तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होने के लिए क्या चाहिए, तो पहले सब्जेक्ट होना चाहिए और एक लिंकिंग वर्ब होना चाहिए। देखो एक नया चीज आ गया यहाँ पे बेटा, क्या बोलो जरा, लिंकिंग वर्ब। देखो लिंकिंग का मतलब, लिंक का नाम है, लिंक का मतलब जोड़ना, यानी कि जो कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्ट से जोड़ेगा उसे हम लोग लिंकिंग वर्ब कहेंगे। और वो वर्ब क्या क्या हो सकता है, बी हो सकता है, लुक हो सकता है, सीम हो सकता है, बिकम, अपीयर, फील, टेस्ट, और भी बहुत सारे वर्ब हो सकते हैं। और बी का मतलब याद रखना, इज, एम, आर, वाज, वर, ये सब के सब बी के फॉर्म होते हैं। तो इतना में से कोई भी, जैसे हमने लिखा द बॉय लुक्स अमेजिंग, बॉय लुक्स अमेजिंग, बॉय कैसा दिखता है, तो एकदम शानदार। तो ये अमेजिंग शब्द किसके लिए आया, इस बॉय के लिए, तो ये यहाँ पे लिंकिंग वर्ब हो गया और ये यहाँ पे सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया। सी लुक्स काम, एकदम शांत दिखती है, तो ये हो गया लिंकिंग वर्ब और ये हो गया सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। यू आर अ सिंगर, सिंगर, तो ये हो गया सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और ये हो गया लिंकिंग वर्ब। एक चीज हमेशा याद रखना कि कॉम्प्लीमेंट्स का कभी भी पैसिव वॉइस बनाने का प्रयास बिल्कुल मत करना। कॉम्प्लीमेंट का कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है। समझ में आया बंधु कि नहीं समझ में आया? तो सब्जेक्ट, लिंकिंग वर्ब में ये सारे वर्ब और सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के जगह नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव हो सकता है। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या चाहिए? तो वर्ब तो चाहिए चाहिए, इतने सारे में से कोई हो, मेक हो, क्रिएट हो, नेम हो, कॉल हो, इलेक्ट हो, चूज हो, डिक्लेयर हो, कंसीडर हो, और भी सारे एक्सेट्रा हो सकता है। इसके बाद एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाना चाहिए और उस ऑब्जेक्ट के बारे में जो नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव आकर के इंफॉर्मेशन देगा उसे हम लोग ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। मतलब यहाँ सब्जेक्ट के बारे में कुछ नहीं। जैसे आई फाउंड द गार्ड, मैंने गार्ड को पाया, कैसे? सोते हुए। तो ये स्लीपिंग जो है ये किसके बारे में जानकारी दे रहा है? गार्ड के बारे में। तो ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और ये एक नाउन का काम कर रहा है। ठीक है बेटा। आई डिक्लेयर द सेंटर ओपन, तो मैं ओपन नहीं हूं, ओपन कौन है? ये सेंटर है। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया। वी कंसीडर हर ऑन और दी ऑफ दी पोजीशन, हम लोगों ने कंसीडर किया, ये वर्ब कंसीडर किया उसे ऑन और दी, मतलब लायक नहीं, किसके लिए? इस पोजीशन के लिए। तो अनवर्दी ऑफ दी पोजीशन, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया, जो किसके बारे में बता रहा है? हर के बारे में बता रहा है। तो कॉम्प्लीमेंट्स बेसिकली क्या हो गया? जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में बताए। और कॉम्प्लीमेंट का कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बनाएंगे। कॉम्प्लीमेंट एक नाउन हो सकता है, एक वर्ब हो सकता है, एक प्रोनाउन, और एक क्या हो सकता है? एडजेक्टिव हो सकता है। और कुछ मैं सेंटेंस लिख रहा हूं जहां पे हमारे प्यारे बच्चे गलतियां कर देते हैं, जरा देखना, अब से उस गलती को मत दोहराना, ठीक है? जैसे मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा जहां पे गलती दबा के होती है, जैसे दी सूप टेस्ट, ठीक है? और यहां पे हमने लिख दिया
बैडली। तो बच्चे इसको सही कर देते हैं। बेटा याद रखना ये एडवर्ब है। क्या है बोलो? एडवर्ब है। एडवर्ब को कॉम्प्लीमेंट के रूप में नहीं लिखना है, एडजेक्टिव को लिखना है। तो यहाँ पे होना चाहिए बैड। जैसे मैंने लिखा ना, जो एक सेंटेंस लिखा था सी लुक्स, तो आप क्या लिख दोगे? ब्यूटीफुल लिखना चाहोगे कि ब्यूटीफुली? बोलो जरा, क्या लिखोगे? ब्यूटीफुल। चूंकि ये एडवर्ब है, गलत हो जाएगा। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? अभी टेलीग्राम में अगर आप जुड़े होते तो आपको क्वेश्चन वहां पे मिलता, जहां पे जो है हमने इस पर भी 2-3 सारे सवाल दिए थे। तो याद रखना, ये जो भी ये वर्ब है, ये वर्ब हमेशा अपने साथ कॉम्प्लीमेंट लेता है। क्या लेता है बोलो जरा? कॉम्प्लीमेंट। और वो कॉम्प्लीमेंट या तो नाउन दो, प्रोनाउन दो, या फिर क्या दो? एडजेक्टिव दो। वहां पे कभी भी एडवर्ब का इस्तेमाल मत करना, नहीं तो सेंटेंस गया राम के भरोसे। तो यहाँ पे अपना बेसिक जो कहानी है, पूरा क्या है, इंग्लिश किसे कहते हैं, कितने तरह के होते हैं, पूरा लेटर वर्ड पूरा मैंने रामायण रट दिया। कम से कम 7 या 8 वीडियोज बेसिक ग्रामर के बन चुके हैं। अगर आप देख लोगे तो गारंटी है आपको तकलीफ नहीं होगा। इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा सेंटेंस एनालिसिस के ऊपर, जिसमें हम लोग एग्जाम्पल से जानेंगे कि क्या है सब्जेक्ट, क्या है अट्रीब्यूट, बहुत सारी चीज़ें। तब तक के लिए बने रहिए ऐसे इंग्लिश क्लास के साथ। और बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे हैं ये पढ़ाए वो पढ़ाए, तुरंत मैं उस सेक्शन को भी शुरू करूँगा, इसलिए दिल थाम के जुड़े रहो बस। और देखते जाओ कि चंदन सर तुमको इंग्लिश में एकदम शानदार बना के रख देंगे। जैसे हम हैं उससे बेहतर तुम बन जाओगे। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।